विशाल जी, जैसे आजकल जो है ना सेहत जो है वो सबसे बड़ा इशू है, और वकील का ज़्यादा काम जो है वो बैठ के ही है। तो क्या आप कुछ उनके हेल्थ के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या करेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं जब 2010 में इलेक्शन जीत के आया, सबसे पहले मैंने वहाँ इतना बड़ा कैंप लगवाया, हेल्थ कैंप मेदांता से। मेदांता हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पूरी टीम थी और काफ़ी बहुत बड़े स्केल पे वो हेल्थ कैंप था। तो उसका फ़ायदा हमारे मेंबर्स को मिला और जो हेल्थ को लेके इश्यूज़ होते हैं, उनकी समस्या काफ़ी हद तक हल हुई उसमें। एक फिर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, क्योंकि वकीलों के साथ क्या है कि सारे दिन भागा-दौड़ी रहती है, क्लाइंट्स की सरदर्दी जो है वो अपने सर पे लेके घूमते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी हमने एक सेमिनार करवाया, जिससे वकील अपने स्ट्रेस को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसका उन्होंने लाभ उठाया। तीसरा जो आपका सवाल है इसमें कि स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स के अंदर हम करते रहे हैं। पीछे हमने दिल्ली पुलिस कप, जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, और मुझे याद है कि 2010 में हमने 2008 में जब ये साकेत कोर्ट नहीं बनी थी, तो द्वारका कोर्ट ने इंटर बार एक टूर्नामेंट करवाया था, जिसमें जो इंटर गेम थे वो भी, और बाहर का मतलब जैसे हॉकी हो गया या हमारा क्रिकेट हो गया, तो उसमें मैं स्पोर्ट्स चेयरमैन रहा। वो टूर्नामेंट हमने बहुत बढ़िया तरीके से उसको इवेंट को करा। और साकेत में आने के बाद हमने, जैसे कि दिल्ली पुलिस कप मैंने आपको बताया 2023 में हम रनअप रहे थे उसमें, और 2024 में हमने दिल्ली पुलिस कप जीता। अभी भी हमारा दिल्ली पुलिस कप स्टार्ट होने वाला है। तो वकील खेलते रहेंगे तो दुरुस्त भी रहेंगे, साथ में फिटनेस के लिए अच्छा रहता है। दूसरा, मेडिकल कैंप हमने अभी 2015 में भी लगवाया, 2015 में पटियाला हाउस में, जबकि मैं मेंबर साकेत में था, मैंने पटियाला हाउस में भी लगाया। क्योंकि मेरा ये रहता है कि जहाँ तक अपने वकीलों को बेनिफिट मिल जाए, चाहे वो किसी भी कोर्ट के हैं, जहाँ हम लगा सकते हैं, समस्याओं का हल कर सकते हैं। अभी पीछे 2024 में मैंने हेल्थ कैंप लगाया था, वो भी काफ़ी बड़े स्केल पे था। उसमें ऐसे ऐसे टेस्ट थे कि आप अगर वकील भाई उस टेस्ट को कराने जाते, तो मैं समझता हूँ 25,000 रुपये से कम का उनका बिल नहीं बनता। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, तो इसका लाभ उठाया मेंबर्स ने। बहुत बढ़िया। आपने वकीलों के बारे में बताया, यंग एडवोकेट्स के बारे में बताया, लेकिन एक एज के बाद हर कोई रिटायर होता है। सरकारी आदमी जब रिटायर होता है तो उसको एक पेंशन मिलती है, या उसको एक अमाउंट मिलता है ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी बनाए। वकीलों के लिए क्या है? देखिए, वकीलों की ये समस्या तो है कि आफ्टर 60, वैसे तो कहते हैं कि जितने बुजुर्ग होते हैं वकील का फीस स्टेटस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर फिर भी, क्योंकि जैसे यूपी में मेरे को याद है कि अखिलेश यादव की सरकार ने जो 60 साल से ऊपर के एडवोकेट्स हैं, वो यूपी में अपना बार का लाइसेंस सरेंडर करते हैं, तो 10,000 रुपये उनको पर मंथ वहाँ पे मिलता है। ऐसी ही स्कीम कुछ दिल्ली में होनी चाहिए, जिससे कि जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें। देखिए, मेरे को एक चीज़ और याद आई है। 10 और 12 में रहा वहाँ फाउंडर एडिशनल सेक्रेटरी, तो उस टाइम दिल्ली सरकार की अभी तो स्कीम है 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम और 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, पर 2010 से 12 के बीच में ऐसी कोई स्कीम थी नहीं। और बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, किसी को कोई वकील के साथ ट्रेजेडी होती है तो उसको इतना पैसा नहीं देते थे। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक प्रोग्राम रखा, जिसमें ये डिसाइड करने की कोशिश की गई कि जो वकील भाई एक्सपायर हो जाते हैं उसकी फैमिली को तुरंत कुछ ना कुछ मिल जाए। तो वहाँ हम भी थे, हमने वहाँ के चेयरमैन जो हमारे आर एस गोस्वामी जी चेयरमैन थे उस टाइम, उनसे रिक्वेस्ट भी करी। उनकी रिक्वेस्ट पे वो सेमिनार उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में रखा, और वहाँ ये डिसाइड किया कि कम से कम 2 लाख रुपए बार काउंसिल वकील जो एक्सपायर हो जाते हैं एक्सीडेंट में या किसी दुर्घटना में, उनके परिवार को तुरंत मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था उस पीरियड में, जबकि हमें कोई दिल्ली सरकार से या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्कीम थी। अब मेरा ये रहेगा कि जैसे कि पेंशन का मैंने बताया आपको, इसको रखेंगे कि 10,000 की बजाय ज़्यादा हो, क्योंकि 10,000 आज के ज़माने में कम है। दूसरा, ये जो 5 लाख का मेडिक्लेम है और 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, इसको बढ़ाया जाए। इसमें भी एक समस्या ये है कि ये सिर्फ दिल्ली के जो पहचान पत्र हैं, जिनका वोटिंग राइट है, दिल्ली में सिर्फ उन्हीं के लिए है। हम कोशिश ये करेंगे कि इसको एनसीआर भी कवर करें। तो ये चैलेंजेबल काम रहेंगे। अगर हम जीत के आते हैं तो इसके लिए पूरा जोर शोर से, पूरी ताकत से काम किया जाएगा। विशाल जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। अभी बैठे बैठे मैंने आपने बात करी कि दिल्ली के एडवोकेट या जो दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए आपका क्या प्लान है? जो दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं और यहाँ किराए पे रह रहे हैं और उनको उतने केसेस नहीं मिलते, उनके लिए कोई प्लान है आप लोग? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताना भूल गया था कि हमने 2013 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक सेमिनार अरेंज किया, और वहाँ हमने 1-2 बिल्डर के साथ मिलके
ये कोशिश करी कि हम वकीलों को बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट पर फ्लैट मुहैया कराएं। हमारी कोशिश ये थी कि हम गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप करें कि भाई गवर्नमेंट, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी है, यहाँ पर फ्लैट आम वकील नहीं खरीद सकता, जो किराए पे रहता है उसकी पहुंच से बाहर है। तो हमें यह था कि हम गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं लैंड लेकर और इस कार्य को कि भाई उनके फ्लैट बनाए जाएं और उनको सस्ते दामों पे या इंस्टॉलमेंट पे दिए जाएं। अब मोदी जी झुग्गी झोपड़ी वालों को तो दे रहे हैं, पर वकीलों की तरफ ध्यान नहीं है। तो हम अगर जीत के आते हैं तो हम इस बात को भी सामने रखेंगे, सेंटर गवर्नमेंट के भी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं, लैंड उनके अंडर में नहीं आती है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि कहीं ना कहीं ऐसी दिल्ली एनसीआर में जगह दी जाए और एडवोकेट्स के लिए सोसाइटी बनाई जाए जहां उनको रीजनेबल अमाउंट पर फ्लैट मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि वकीलों के लिए आपके पास बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं और आपके पास में बहुत प्लानिंग है उसके लिए। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको बताया साकेत में जो समस्या है कि मेट्रो नहीं है। गेट नंबर 2 के बाद सामने बहुत बड़ा पार्क है, आप अंडर मेट्रो स्टेशन वहाँ बना सकते हैं, लेकिन ये बात रखेगा कौन? जो मेंबर्स हैं वो उन बातों को रखते नहीं है। नया प्लान बनाया है अभी, जे ब्लॉक में उन्होंने मेट्रो स्टेशन बना दिया है। अब जे ब्लॉक से और कोर्ट तक का डिस्टेंस काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक समस्या है कि मेट्रो स्टेशन वहाँ बन जाए, तो इससे अच्छा रिलीफ वकीलों के लिए मेरे को लगता है कि होगा नहीं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे स्पेशली आप साकेत बार की बात करें, मेरा कई बार आना जाना हुआ है वहाँ पे वकीलों को ही पार्किंग नहीं मिलती। जो केस के लिए आ रहे हैं बाहर से वो तो अलग है, बट वकीलों के लिए भी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे। देखिए होता क्या है कि पीछे एसोसिएशन की जो स्टिकर्स हैं वो काफ़ी कमर्शियल वाहनों पे भी मिले हैं। अभी बार ने एक नया स्टिकर बनाया जिसमें आप मेंबर का नाम, एनरोलमेंट नंबर और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि समस्याएं जैसे जैसे बढ़ती हैं तो उसी तरह से फिर उसका निवारण करना होता है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में डीजे साहब के यहाँ से, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से कार का स्टिकर वो लोग देते हैं। तो इससे ये होता है कि स्टिकर बंटता नहीं है, जो एक्चुअल मेंबर होगा उसी को स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ भी डीजे के पास से मुझे लगता है कि स्टिकर आना चाहिए। जो जिन वकीलों के पास पार्किंग नहीं है वो भी कई बार वहाँ गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, तो ये सब चीज़ों पर रोक लगेगी। तो जो डेली के वकील आने वाले हैं कोर्ट के अंदर, उस पार्किंग की समस्या का कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निवारण होगा। और फिर हम ये कोशिश भी करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा स्पेस देख के कि जैसे कड़काडूमा में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर से लेके और टेरिस तक 8 फ्लोर की पार्किंग है, तो इस तरीके की पार्किंग साकेत में बन जाती है, उसके लिए भी हम अपनी बात रखेंगे। विशाल जी, 2010 में जब साकेत बार की पहले इलेक्शन जीत के जो पहली बार आई थी उसमें आप एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो उस टाइम पे 10,500 मेंबर थे मेरे ख्याल से साकेत बार के, लेकिन चैम्बर थे सिर्फ 666 मेरे ख्याल से। तो उस ड्यूरेशन में आपको जो प्रोसेस था, क्योंकि अलॉटमेंट आप लोगों ने करी थी, पूरी टीम ने आपके करी थी, तो आपको उस प्रोसेस में क्या दिक्कतें आई और उनके साथ आपने, उस समस्याओं के साथ आपने कैसे डील किया? देखिए मैं आपको बताऊं, जब हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी और रूल्स बनाए बीएमसी ने, उसके अकॉर्डिंग चैम्बर अलॉटमेंट हुआ। जो पटियाला हाउस में चैम्बर छोड़ गए थे उनको पहले चैम्बर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे थे हम सिंगल के लिए, और बाकी डबल ऑक्यूपेंसी में था, कुछ 6 में भी था। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जुडिशरी ने अपने लिए कुछ चैम्बर रिज़र्व कर लिए। रिज़र्व करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने, क्योंकि सिंगल चैम्बर जो है वो 118 फीट तक का था, उसके बाद जो उससे ऊपर के चैम्बर थे वो डबल में थे, और 159 स्क्वायर फीट का जो चैम्बर था वो भी डबल में था। तो जुडिशरी के लोगों ने क्या करा, डीजे साहब ने, कि भाई हमारी चैम्बर ब्लॉक से कोर्ट बिल्डिंग दिखाई देती है, उस तरफ के जो चैम्बर्स हैं वो 159 स्क्वायर फीट के चैम्बर्स हैं, वो सारे के सारे जुडिशरी के लिए रिजर्व कर लिए, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है। हम डीजे साहब के पास गए, कमेटी के 9 मेंबर्स के उसमें साइन थे, 2 जो टॉप पोस्ट होती है उनके साइन नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी आपके वो जो प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके इस पर सिग्नेचर नहीं है। मैंने कहा जी 9 आदमी के सिग्नेचर हैं और आपने ये जो चैम्बर रिजर्व कर लिए हैं, तो क्या क्राइटेरिया था कि हमारा तो जो मेंबर है छड़ी लेके जा रहा है वो भी 8वें फ्लोर तक जा रहा है, और ये आपने जो है अपने जुडिशरी के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 159 स्क्वायर फीट के चैम्बर रिजर्व किए हैं। तो वो कहने लगे नहीं मिस्टर शर्मा, ऐसा है कि इसमें जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनके पास अच्छे क्लाइंट आते हैं, उनको एक अच्छा काम करने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए। तो मैंने, सर ये तो कोई बात नहीं हुई,
ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, यानी एडवोकेट्स के पास अच्छे लोग नहीं आते हैं। तो वहाँ इतनी थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई कि मैंने थोड़ा एग्रेसिव मोड पे उनको कहा कि जी अब पानी नाक से ऊपर जा चुका है। तो वो मुझे कहने लगे ये किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा जी उन्होंने कहा यूनियन की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी ये यूनियन ही है, 10,500 एडवोकेट्स के हम यहाँ नेता हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे कपड़े फाड़ने को पब्लिक तैयार है, चैम्बर मिल नहीं रहे, चैम्बर प्रोसेस बंद हो चुका, उसके बाद भी आपने जो है चैम्बर रिजर्व कर रखे हैं। यहाँ तक मैंने उनको कह दिया कि ये 2011 की मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2020 में रिटायर होंगे तो क्या अपने लिए चैम्बर रखा है। वो कहते नहीं मिस्टर शर्मा, मैं सारे चैम्बर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगे, आप बेफिक्र रहो, और इसको हम देखते हैं कि इसको 8वें फ्लोर तक ले जाएंगे। तो उसका बेनिफिट ये हुआ, जो हमने प्रोटेस्ट किया और डीजे साहब को मिले, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो 1st, 2nd, 3rd की बजाय 7th, 8th तक जुडिशरी के जो चैम्बर है वो पहुंच गया। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि वो आज भी चैम्बर रिजर्व हैं। जुडिशरी से कोई रिटायर होकर आता है, चैम्बर अप्लाई करता है, तो वो उस क्राइटेरिया में उनको चैम्बर मिल जाता है। तकरीबन 26 चैम्बर रिजर्व किए गए, जिसमें कि 52 मेंबर्स को वो मिल सकता था जो बाकी के बचे हुए थे। अगर उनमें से मैं समझता हूँ कि अगर 20 आदमियों को भी मिला है तो बाकी के 46 को मेंबर्स को मिल सकता था। आज की डेट में समाज के 4 पिलर हैं, जुडिशरी, एडवोकेट्स, मीडिया और पुलिस। तो आपके ड्यूरेशन में, क्योंकि वकीलों का बड़ा इंटरेक्शन होता है पुलिस वालों के साथ, तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंस आपके सामने आया हो या उनसे डील करने में दिक्कत आई हो या आपको प्रॉब्लम्स आती हो या और वकीलों को प्रॉब्लम्स आती होगी, ऐसा कोई इंसिडेंस आपके समझ में आ रहा हो? देखिए, आपने 4 स्तंभ बताए हैं। मैं आपको पहले मीडिया का बता दूं। हमारे पुराने टाइम में सब्बरवाल जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया। पता नहीं मीडिया भी, या तो ऊपर से कहा जाता है कि भाई मत दिखाना। एडवोकेट एजिटेशन कर रखा था। 5,000 से ज़्यादा वकील सुप्रीम कोर्ट को घेरे हुए थे, किसी मीडिया चैनल पे नहीं आया। उस टाइम ये यूट्यूब वाले चैनल जो हैं ये कम हुआ करते थे, तो मीडिया को भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, तो मैं पुलिस का आपको बताऊं कि मैं 30,000 में भी काफ़ी हेजिटेशन हुआ, अभी पीछे गोली भी चली, उसमें पुलिस और एडवोकेट्स आमने सामने हो गए थे। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि दोनों जो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ भी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा ये रहा कि हमने जॉइंट सीपी सबसे मुलाकातें की। सारी बार के मेंबर्स ने, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी, उन्होंने भी मुलाकात की। तो उस मुद्दे को समझाया और ये कहा गया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हमारे साकेत कोर्ट में मैं आपको बताऊं कि 2nd फ्लोर पे किसी एडवोकेट भाई के साथ मिसहैपनिंग हो गई। उसके क्लाइंट ने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वहाँ SHO थे हमारे साकेत के, कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। जिसने थप्पड़ मारा था, आपस में लड़ाई हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं इतना नहीं, आप इनको, उन्होंने अपने पुलिस वालों को कहा कि इन्हें छोड़ आइए आप बाहर जाके। बाहर छोड़ने गए तो वो वकील साहब की कंप्लेंट लिखने लगा वहाँ जाके चौकी में। वकील साहब ने कहा जी मेरा पड़ोसी है, मेरे को तंग करेगा। हमने कहा ठीक है जी, आपकी कंप्लेंट लिखवाते हैं। वहाँ गए तो वो आदमी उल्टा वकील साहब की कंप्लेंट लिख रहा था। थप्पड़ तूने मारा भाई, पहले झगड़ा तूने किया, उल्टा वकील साहब को तू फंसा रहा है। तो वहाँ इतना ये हुआ कि फिर मेरा अगले दिन जब गया तो मैंने SHO साहब से कहा भी, मैंने सर ऐसा है, कोई भी वकील के खिलाफ कंप्लेंट होती है झूठी, आप एक बार जो है बार एसोसिएशन में पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं कि उठा के आपने FIR कर दी है। तो इस चीज़ का हमने अपने लेवल पे उस टाइम पे हमारा और पुलिस का अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और एक आध घटना के अलावा ऐसी फिर बाद में कोई घटना हुई नहीं। पुलिस वालों के साथ आपका कैसा वो है बताया आपने, मीडिया के साथ बताया, आपका जुडिशरी के साथ कैसा रिश्ता रहता है? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक्चुअली अपने ऑफिस से निकल चुका था और अपने घर पहुँचने वाला था। मेरे को बाहर से फ़ोन आया हमारे एम्प्लॉय का। उन्होंने कहा सर प्रधान सेक्रेटरी साहब जा चुके हैं और अभी यहाँ कोई है नहीं। कोर्ट नंबर 7 में कुछ वकीलों का और जज साहब का कुछ झगड़ा सा हो गया है, तो आप आइए। मैं अपना वापस फटाफट पहुंचा कोर्ट में। देखा तो कोर्ट, हमारी 7 नंबर कोर्ट जो है वो खचाखच भरी हुई थी, और पुलिस वाले ने वकील साहब का हाथ पकड़ के, जैसे एक मुलजिम को लाते हैं जेसी से, इस तरीके से हाथ पकड़ के कोर्ट में खड़ा कर रखा था। तो मैं देखा जज साहब बैठे हुए ऑर्डर लिखवा रहे थे। जाने के बाद मैंने तुरंत वहाँ उस पुलिस वाले को धमकाया कि किस तरीके से तूने ये हाथ पकड़ रखा है और पहले नहीं छोड़। बाद में फिर मैंने जज साहब से बात पूछी कि जी क्या बात हो गई थी कि आपने इस तरीके से एक एडवोकेट को कस्टडी में
डायरेक्शन दे दी कि उनको पकड़ लो जी, इनको कस्टडी में ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इन्होंने मेरे से मिसबिहेव किया, ये यहाँ के लॉयर नहीं हैं, ये अपने आप को बिहार का बता रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसा है, बिहार के हैं तो क्या यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? ये तो कानून है, हिंदुस्तान में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। कह रहे नहीं, इन्होंने मेरे से मिसबिहेव किया। मैंने कहा ठीक है जी, बाहर देखिए कि इन्होंने मिसबिहेव किया है या नहीं किया है। कहते हैं जी इनके पास डिग्री नहीं है। मैंने वो भी बाहर देखेगी कि डिग्री है या नहीं है। तो अल्टीमेटली ये था कि वहाँ इतनी हॉट टॉक हुई। उसके बाद फिर मैंने कहा सर ये तरीका ठीक नहीं है, फिर हमें फिर जो है हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। इससे बेटर यही है कि हम अपने लेवल पे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद अगर कुछ हमें लगेगा कि हाँ ये फेक हैं या एडवोकेट नहीं हैं, तो हम इनको खुद पुलिस में देंगे। ये अच्छा नहीं लगता कि कोर्ट की ड्रेस में एक आदमी कोर्ट में एड्रेस कर रहा है कोर्ट को, और उस पर आपकी कुछ हॉट टॉक होती है और आप उसको कहते हैं कि कस्टडी में ले लो। तो इस तरीके के भी इंसिडेंट कोर्टों में कई बार हो जाते हैं, लेकिन हम अपने लेवल पे कमेटी में रहते हुए उनको अपने हिसाब से सुलझा लेते हैं। तो विशाल जी, जैसे आपने बताया कि आप ये इलेक्शन में एज ए सेक्रेटरी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इलेक्शन कंटेस्ट करने का क्या आपका रोड मैप है, और इलेक्शन अगर जीत जाते हैं आप, तो उसके बाद आपका क्या रोड मैप रहेगा अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का? देखिए क्या होता है कि इलेक्शन एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इलेक्शन में जीत के लिए या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी टाइम पहले से शुरुआत करनी पड़ती है। हमारा लास्ट इलेक्शन 2021 में हुआ था और उससे पहले 2017 में हुआ था। तो मैं 2017 से ही इस तैयारी में हूँ ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, और 2021 में भी तैयारी थी, पर 2021 का हमने इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इलेक्शन कंटेस्ट करना इतना आसान नहीं है, इतना आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल इन चीज़ों का उपयोग होने लगा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। इलेक्शन में क्यों हम आते हैं, हमारा रोड मैप क्या है, ये पूरा मैनिफेस्टो हमने एक तैयार भी किया है, वो हमारे कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। हम जो है समय समय पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जो सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए आपके पास पावर चाहिए। अगर आप कमेटी में जीतते हैं तभी ऊपर के लोग जो हैं वो आपकी बात सुनते हैं। मैं जाके ऊपर के लोगों को अप्रोच करूं इंडिविजुअल, तो वो इतना काउंट नहीं होता है। एक बार एसोसिएशन की पद पे आप रहते हुए जो बात अपनी आवाज़, मेंबर्स की आवाज़ को उठाते हैं, उसको बड़े ध्यान से और बड़े सही तरीके से उसको जुडिशरी भी सुनती है, और बाकी का जो पुलिस वाले हैं या और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, वो सारा का सारा, जब तक आप पद पे हैं जब भी आपकी सुनवाई है। पद पे से आप हटेंगे तो इतनी, यार नहीं जीत के आते तो उसके लिए आपको बड़ी मुश्किलें आती हैं उन चीज़ों को हल करने के लिए। अब हमने इलेक्शन के अंदर क्या तैयारी करी है? अब तैयारी के लिए कि इसमें 2021 से, जैसे हमने 2021 में उसके बाद मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं, बहुत सारे फंक्शंस किए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किया है, होली के फंक्शंस किए हैं, लोगों से जा के मिले हैं, उनको अपनी बातें बताई हैं कि भाई अगर हम जीत के आएंगे तो हम जो जूनियर्स हैं उनके लिए यहाँ सीट का अरेंजमेंट नहीं है, चैम्बर्स नहीं है, डे बाय डे एनरोलमेंट होके एडवोकेट्स आते जा रहे हैं। साकेत के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबरशिप लेते हैं एडवोकेट्स जो बनते हैं नए, तो उनके बैठने की समस्या है। कैंटीन इतनी है महंगी हो गई है कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी समस्याएं हैं। छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, पास आउट होके आए हैं, सीधा जुडिशरी की तैयारी में रहते हैं, तो उनको भी वहाँ प्रॉपर स्टेशनरी जैसे बुक्स वगैरह हैं, ये प्रॉपर मिल जाएं, इस सब चीज़ों पे भी ध्यान रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी कर सकते हैं जब आप कमेटी में जीत के आएंगे। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि भाई इन चीज़ों को हम इसका संज्ञान लेते हुए ऊपर तक बात पहुँचाएँ और इन चीज़ों को पूरा करें। बाकी तो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, मेट्रो स्टेशन की समस्या है, डेस्टिनेशन की समस्या है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने के लिए जो पहले डेस्टिनेशन चला करती थी अब वो बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये सारी समस्याएं इनको हल करेंगे अगर कमेटी में आते हैं। तो मेरा यही सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सही आदमी को चुनें जो आपके लिए खड़ा रहे। अभी जैसे आपने बताया कि साकेत कोर्ट में एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जो नए बच्चे आते हैं या नए एडवोकेट्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा साकेत कोर्ट में ही आते हैं, उनका प्रेफरेंस जो है साकेत कोर्ट है। आपकी इस कैंपेनिंग में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस से जब आते हैं तो उनके ना वहाँ पे भी इंटरेस्ट होता है कि इलेक्शंस कॉलेज में भी होते हैं, तो उनका वहाँ भी इंटरेस्ट होता है कि इस मुहिम में जुड़ें। अगर वो यहाँ आते हैं और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें और क्या उनका प्रोसेस रहेगा आपके साथ जुड़ के, वो उनका आगे फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए, मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो 30 हज़ारी में हैं और एक छोटा भाई पटियाला हाउस में, एक द्वारका में है। तो सारे के सारे हम इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से नीचे मेरा नंबर और मेरे ब्रदर का नंबर
ये इसमें रहेगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जिनको समस्याएं हैं या उनके पास कोई सीनियर नहीं है, कुछ गाइडेंस चाहिए कि कोर्ट में हमने किस तरीके से अपेयर होना है और क्या करना है। आजकल तो वैसे मूट कोर्ट वगैरह कोर्टों में वहाँ स्टडी जब जहाँ बच्चा कर रहा है वहाँ काफ़ी सारे कॉलेजेस में सिखाते हैं, पर वो जो यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है कोर्टों के अंदर उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ सिखाया कुछ जाता है, जब बच्चा यहाँ कोर्ट में आता है तो उसको देखने को कुछ मिलता है। तो उसके लिए हमारा ये है कि भाई हम एकोमोडेट करेंगे जहाँ हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि प्रोफेशन में उसको दिक्कत ना आए, अपने को स्टैंड करने में उसको दिक्कत ना आए, उसके लिए हम खड़े हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के। मेरा चैम्बर नंबर है साकेत में 439, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चा कांटेक्ट करना चाहता है, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकता है। विशाल जी, हमारी टीम ने थोड़ा सा रिसर्च करी आपके बारे में कि आपने जो भी अपने साकेत कोर्ट में पिछले 15 साल जैसे आपने प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा बहुत ये हमें को ये पता चला कि आप थोड़ा शाई हैं, थोड़ा बोलते कम हैं, लोगों से मिलते जुलते कम हैं। ये जो आपकी जो टीम है, वकील का बोलने का काम होता है कोर्ट के अंदर। मेंबर्स में भी उनकी बात मैं सुनता हूँ ज़्यादातर, और जहाँ बोलने की बात होती है मैं कभी चुप नहीं रहता, वहाँ अपनी आवाज़ पूरी बुलंदी के साथ, चाहे वो स्ट्राइक का मुद्दा है, चाहे किसी मेंबर के लिए कोर्ट में कोई झगड़ा है उसकी बात है, या पुलिस से कोई झगड़ा है उसकी बात है। होता क्या है, ये थोड़ी सी अपोजिशन का काम रहता है। वो ये इलेक्शन में ये चीज़ें चलती हैं कि हाँ जी ये थोड़ा रिजर्व रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, थोड़ा सा इनमें पता नहीं क्यों इस तरह का ये बिहेवियर रखते हैं कि भाई हमसे बड़ा हंस के बात नहीं करते हैं। तो सभी से मैं बहुत अच्छी तरीके से बात करता हूँ। मैं कभी किसी को रूड बिहेव, आज तक मेरा 25-27 साल मेरे को वकालत में हो गए, किसी से कोई मेरा रूड बिहेव आज तक नहीं रहा है। सभी को सम्मान देते हैं और सभी छोटों को प्यार देते हैं। बड़े तरीके से हमारे बात करने का तरीका रहता है। अगर किसी को फिर भी लगता है तो आप मेरे को वीडियो में देख रहे हैं, और जिन मुझे जानते हैं और जो मेरे को मिलते हैं वो इस तरह की बात कभी नहीं कहेंगे। ये तो सिर्फ अपोजिशन में उड़ाने के लिए होता है। मैंने अभी आपका देखा उस दिन जब आप नॉमिनेशन भरने गए तो पूरा वकीलों का पूरा हजूम आपके साथ था। मतलब कहाँ तक जा रहा था पीछे मेरे को नज़र जा रही थी, जहाँ तक नज़र जा रही थी सब आपके साथ जुड़े हुए थे। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, नॉमिनेशन क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्राइक चल रही थी, स्ट्राइक के अंदर वकीलों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा शोर शराबा ना करते हुए, बाद के 2 दिनों में बहुत शोर शराबा हुआ, हमने बहुत पीसफुली तरीके से जो हमारे साकेत के एडवोकेट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके और बहुत अच्छे से हमने नॉमिनेशन फाइल किया। आप बता ही रहे हैं कि बहुत भीड़ थी हमारे साथ, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे सारे के सारे। तो ये उन लोगों की मोहब्बत है, उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि अगर हम विशाल को जीत के लाते हैं तो ये जो समस्याएं हैं रोज़ाना की, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर का जीतना बहुत ज़रूरी है। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा वही जीत के आएगा, तभी वो वकीलों की समस्याओं को बहुत अच्छे से आगे प्रेजेंट कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिस में नहीं हैं तो उनको पता नहीं होता कि वकील की समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है, अपना प्यार दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ हैं, और मैं जीत के आऊँगा तो उनके जो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है और विश्वास किया है उस पर खरा उतरूँगा। वो मुझे जानते हैं कि मैं अपनी कमिटमेंट कभी भी अधूरी नहीं छोड़ता, जो मेरे वादे हैं उनको मैं पूरा करूँगा। हमारे माध्यम से आप अपने जितने भी साकेत बार के मेंबर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। सभी अधिवक्ताओं से मेरी गुजारिश है कि वो विशाल शर्मा को बैलेट नंबर 5 जो मुझे नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मिला है उस पर वोट करें। और आप, एक ही क्लिप नहीं है, ये कई सारी क्लिप हैं, आप इनको देखेंगे डिजिटल माध्यम से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। आजकल कंपेनिंग का सिस्टम थोड़ा सा दूसरे तरीके से हो गया है, डिजिटल का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आप ये ना समझें कि ऐसी वीडियो आ रखी है हमें क्या देखना है, सिर्फ वोट की अपील कर रहे हैं। आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें आपको भेजी जा रही हैं। आपको पता चलना चाहिए कि आप जिसको वोट कर रहे हैं वो आपके लिए क्या करना चाहता है और भविष्य में क्या करेगा और पिछला उसने क्या किया है। ये एक वोटर की नॉलेज में, सभी अधिवक्ताओं की नॉलेज में होना चाहिए। इसीलिए हम ये वीडियो बना के आपको भेजते हैं। और मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुनें। सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सबको पता है कि क्या करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी जितने आप मुझे जानते हैं, और मैं अपने बारे में अपील करूँगा कि आप मुझे वोट करके साकेत कोर्ट का ऑनरी सेक्रेटरी चुनें। धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विशाल जी आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि अगला हमारा इंटरव्यू हो तो एज ए सेक्रेटरी मैं आपका इंटरव्यू लूं। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे विशाल शर्मा जी, जो अब साकेत बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इन्होंने अपनी बात पूरे क्लियरिटी से रखी
और आई होप कि आपके सारे सवाल जो नए वकील आने वाले हैं उनके भी सवाल इसमें कवर हुए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।